सो हेलो एवरीवन। हम अभी तक इंग्लिश मैथ्स तो पढ़ ही रहे थे। आज आपका बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। होप आप सब जो है वीडियो देखते होंगे। कुछ भी डाउट्स है तो आप वीडियो से क्लियर हो जाते होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो आपका चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वीडियो भी भेजा जा रहा है बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्लियर हो सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो। हमारे जो चैनल है एक्सीलेंस गाइड पे सारा चीज़ अवेलेबल है। ओके। तो वो आपको जो है बस वहाँ जाके सिर्फ देखना ही नहीं है। ठीक है। आपको पता ही है क्या करना है। चैनल का ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होता है। ठीक है, वो भी आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब है। बेल घंटी को जो है जोर से दबा दीजिएगा है। तो वही है। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए मुझे, लेकिन वो हम बाद में थोड़ा जो है पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि वो जो है बहुत समझने वाला चैप्टर है। तो वो आप एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चैप्टर 1, 2 और 3 हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लांट के जो हैं फिजियोलॉजी चैप्टर्स जो भी हैं वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जेनेटिक्स पे आएंगे। ठीक है। वैसे कोई कंटिन्यूस मतलब ये नहीं है, लिंक नहीं है जेनेटिक्स और ये अब्जॉर्प्शन बाय रूट में। दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियो। ओके। सो देर इज नो लिंक बिटवीन द फर्स्ट चैप्टर एंड दिस फोर्थ चैप्टर। ओके। तो हम लोग ये फोर्थ शुरू कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका चैप्टर है एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन बाय रूट अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है, जो 2025 बोर्ड दिया हुआ है। क्या है पहला, इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइज ऑफ वाटर टू जाइलम, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है ये पूरे चैप्टर्स में। ओके। 4 से 5 लेक्चर होंगे, फिर ये चैप्टर्स जो है खत्म होगा। ठीक है। इन एंड अराउंड मुझे 2.5 से 3 घंटा चाहिए ये चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। तो 5 लेक्चर लगभग ये चैप्टर में होगा। स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दी नोट्स। ठीक है। जो भी स्लाइड में दिया जाएगा वो आपको लिखना है अच्छे से। हाँ। तो पहला चैप्टर मतलब पहला चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है आगे का अभी जो पढ़ने वाले हो आप, ठीक है, इसके बाद आप ट्रांसपिरेशन पढ़ोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशंस पढ़ोगे, फिर फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। ओके। तो इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे आपके चैप्टर 7 तक, वो सब क्या है, प्लांट्स के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है। इसमें ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं है। ओके। प्लांट फिजियोलॉजी तो वो भी एक बायोलॉजी का पार्ट ही है। इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद लाइफ फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ठीक है। तो प्लांट के जितने भी फंक्शन, किस प्रकार से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, किस प्रकार जो है प्लांट क्या नहीं देने से या क्या नहीं सप्लाई करने से वो मुरझा जाएगा या मर जाएगा। ठीक है। वो सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब इन एंड ऑल अगर मैं बोलूँ तो प्लांट के पूरा लाइफ फंक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। अब सेल्स तो सिर्फ ह्यूमन में नहीं होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है। और प्लांट्स में भी वही सिस्टम रहता है, राइट। इट इंक्लूड कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ सेल टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कंप्लीट फंक्शनिंग फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ शुरू होता है कहाँ, सेल से। सेल तो बहुत छोटा होता है। हाँ। अगर हम लोग ह्यूमन में बात करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, एम्ब्रियो स्टेज में मोरुला बोल के एक होता है, हम लोग रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो वहां से हम स्टार्ट होते हैं। एक सेल फिर क्या करते हैं, न्यूमरस सेल्स बनाते हैं, फिर सेल्स जाके फिर बनते हैं क्या, टिश्यू। ठीक है। टिश्यू से फिर बनेंगे क्या, ऑर्गन। ठीक है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। और फिर ऑर्गन सिस्टम जो है बनाता है पूरा का पूरा
ऑर्गेनिज्म। तो इस दौरान कितने भी जो है हम फंक्शंस अंडरगो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोल, इसी की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इट इंक्लूड कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ सेल टू ऑर्गेनिज्म, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड अगेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिला के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग वाटर का एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट। रूट ही जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी वो एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स भी वो एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट्स को देता है, ठीक है। तभी जो है प्लांट्स का ग्रोथ हो पाता है। अगर रूट्स नहीं रहेगा तो उसको जो है सॉइल से वो सप्लाई नहीं मिलेगा। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, तो वो नेचुरली जो प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं वो कौन सप्लाई करता है, प्लांट को रूट ही करता है। रूट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला क्या है, दो फंक्शन तो है रूट का। पहला है इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग नीडेड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, इस पे एक कॉमा दे दीजिए, ठीक है। इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग नीडेड मैकेनिकल सपोर्ट। इसका कहने का मतलब है वो जो है रूट क्या करता है, हमारे जो प्लांट्स हैं, सपोज अगर सॉइल रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर ये सोच लीजिए रूट है और इसके अंदर नीचे वाला हिस्सा जो है सॉयल रीजन है, ठीक है। तो ये जो रूट्स है वो क्या करता है, प्लांट को इंटैक्ट रखता है, ठीक है। ये जो है प्लांट सपोज है, ठीक है, उसको क्या करता है, इंटैक्ट रखता है, कौन, सॉयल, ओके, सपोर्ट देता है। तो रूट अगर नहीं रहेगा तो जो प्लांट जो हम लोग का है स्टैंडिंग पोजीशन में है वो नहीं रह पाएगा, ओके। तो रूट के वजह से ही प्लांट जो शेप में रहता है, खड़ा रहता है, वो रूट ही रिस्पॉन्सिबल है उसका, ओके। तो रूट ही जो है फिक्स करता है प्लांट को, इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग नीडेड मैकेनिकल सपोर्ट। सेकंड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्ट इट टू स्टेम फॉर फर्दर सप्लाई, ठीक है। क्या करता है, पानी लेता है सॉइल से, रूट ही लेता है, और वो कहाँ तक लेके जाता है ये पानी को, स्टेम तक, ठीक है। स्टेम तक पानी को लेके जाता है, फिर स्टेम से फिर फर्दर सप्लाई, फर्दर सप्लाई का मतलब फिर स्टेम से फिर वो जाता है कहाँ कहाँ, लीव्स पे जाएगा, ओके, फ्लावर में, सब में पानी रहता है, पानी का अंश सब में रहता है, ओके। तो वो स्टेम में पहले प्रोवाइड करता है, फिर स्टेम जो है फिर चीजों को अलग अलग जगह लेके जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, रूट से ही हुआ, रूट ही जो है पानी लेके जाता है कहाँ तक, स्टेम तक, ठीक है। फिर स्टेम से सारा पानी जो है बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं वहां पर जाता है, क्लियर। तो ये दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, पहले तो प्लांट को फिक्स करना सॉइल में, और दूसरा है वाटर एब्जॉर्ब करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और बाकी प्लांट्स के पार्ट को देना। ये दो मेन फंक्शन है रूट के। अब जनरली एक सवाल आएगा कि क्यों चाहिए हमें पानी, मिनरल क्यों चाहिए प्लांट्स को, विदाउट वाटर विदाउट मिनरल क्या प्लांट नहीं रह सकते, हमें पता है हाँ नहीं रह सकते, लेकिन वैसे क्या ही काम कर रहे हैं प्लांट जिसके लिए उनको पानी चाहिए, जिनके लिए उनको मिनरल चाहिए, ठीक है। तो वैसे चार प्रोसेस हैं जिनके लिए वाटर चाहिए या मिनरल चाहिए प्लांट को, ओके। पहला तो क्या है, फोटोसिंथेसिस, आपने तो सुना ही होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड, राइट। यही तो एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खुद का जो है खाना बना सकता है, और हम जैसे लोग जो है प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं कि कब जो है खाना बनाएगा और हमें देगा खाने को, क्योंकि हम तो प्रोड्यूसर है नहीं, वी आर द कंज्यूमर, राइट, एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। आपकी मम्मी भी कंज्यूमर है कि प्रोड्यूसर है, आपकी मम्मी भी कंज्यूमर है, बेशक आपको खाना बना के दे रही है, ठीक है, लेकिन प्लांट ही जो है खाना बनाता है अपने से, ठीक है। आपकी मम्मी तो बस सब्जी काट रही है और पका रही है बस, हाँ?
तो फोटोसिंथेसिस देखिए, वाटर इज यूज्ड अप बाय ग्रीन लीव्स एज रॉ मटेरियल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। ठीक है, तो पानी जो है जनरली वो क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए, ग्रीन लीव्स के लिए, राइट। उसके मदद से और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोस्फेयर में उसके मदद से दोनों मिलके फिर वो क्या बनाते हैं, कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज। आपको तो पता ही होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, हाँ, 6CO2 प्लस क्या होता है 12H2, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देगा प्लस पानी, राइट, ये है ना। ये आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो इसमें देखिए वाटर को एज अ रॉ मटेरियल उसने लिया है ना, तो इसके लिए पानी जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस में पानी जरूरी होता है। नहीं तो अगर पानी हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे, अगर रूट पानी नहीं देगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे प्लांट। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब पता है आपको, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, एक बहुत सारे पानी जो है प्लांट क्या करता है, लूज कर देता है, किसकी वजह से, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के वजह से। आप देखिए प्लांट लूजेस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब पानी तो लूज तो कर चुका है, अब इसके लिए पानी चाहिए ना, तभी तो वो लूज करेगा। हाँ, अब लूज कर लेने के बाद फिर भी तो रिप्लेस चाहिए। हाँ, अब पानी पूरा लूज हो गया और अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करते हो, ठीक है, और पानी जो है प्लांट को आप नहीं देते हो, जितना उन्होंने जो है प्लांट ने जो लूज कर लिया है, अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हो वो फिर जो है रिप्लेसमेंट, तो प्लांट मर जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। द एक्सेसिव लॉस हैज टू बी रिप्लेस्ड और एल्स अ प्लांट विल विल्ट। विल्ट मतलब क्या है, विल्ट का मतलब क्या, मुरझा जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विल्ट। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर मेनली थ्रू रूट्स बाय इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स भी है हम लोग का, ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे, राइट। एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर मेनली थ्रू रूट्स, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि रूट ही जो है वाटर एब्जॉर्ब कराता है, राइट। और वही एक्सेसिव लॉस को हम लोग को रिप्लेस करना होता है, तो इसके लिए भी पानी चाहिए। तो रूट को हम लोग बोलते हैं कि भाई पानी लेके आओ, तो रूट जो है फिर पानी लेके आता है, हाँ? तो ये है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लिख रहे हो ना आप सब लोग। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इट इज कैरिड आउट इन वाटर सोल्यूशन फ्रॉम रूट अपवर्ड इनटू शूट और फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। अभी आप मेरे यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है शूट, तो ये रूट और शूट होता क्या है, रूट मतलब आप हमेशा याद रखना, रूट मतलब जमीन के नीचे जो भी चीज है दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। जमीन के ऊपर कुछ भी हो, स्टेम्प हो आपका, फ्लावर्स हो, ओके, और जो भी हो जमीन के ऊपर जो होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो जमीन के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इट इज कैरिड आउट इन वाटर सोल्यूशन फ्रॉम रूट अपवर्ड इनटू शूट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी हमें पानी चाहिए। ठीक है, पानी रहने के वजह से ही जो है चीजें ट्रांसपोर्ट होते हैं, रूट सिस्टम से शूट सिस्टम जाने के लिए भी हमें पानी चाहिए। ठीक है, बीच में, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वही रूट ही प्रोवाइड करता है, ताकि सारे चीजें टू दैट स्पेसिफिक लोकेशन जाए। ठीक है, नहीं तो वो स्पेसिफिक लोकेशन में वो चीजें नहीं जा पाएगा। ठीक है, जहां पर हमें चाहिए है जो भी चीज, वो नहीं जा पाएगा अगर हम उसको सही मौके में पानी नहीं देते। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है पानी का नीड है। और चौथा क्या है, मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस मतलब वही ताकत। हाँ, अगर आप 3-4 दिन पानी ना दीजिए तो पेड़ को देखते साथ ही आप जो है जान जाओगे ना कि उसको पानी चाहिए है, हाँ, राइट। वो जो है जो एनर्जेटिक, अभी आपको मैं 3 दिन खाने को ना दूं तो कैसे हो के आओगे आप, हाँ, क्लास करने, बहुत आप जैसे लोग तो आओगे ही नहीं, ओके, राइट। और जिसको थोड़ा लगन है पढ़ाई का, वो जो है रैंक रैंक के आएगा,
लेकिन आएगा फॉर श्योर। ताकत तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन आएगा, रंग रंग के आएगा बेशक। तो वही है, प्लांट का भी वही है। अगर उसको जो है हमें ये रखना है, स्ट्रांग रखना है, एनर्जेटिक रखना है, ठीक है, स्टीफ रखना है, मतलब हार्ड रखना है, तो हम लोग को क्या देना है, उसको रोज एटलीस्ट दिन में एक बार तो पानी देना होता है, राइट। आपने घर में देखा ही होगा, आपके फैमिली मेंबर्स दिन में 2 टाइम देते हैं, सुबह और शाम। अगर आपने लगाया हुआ है पेड़ वगैरह तो आपके घर में, हम्म, वो देना जरूरी होता है। वैसे थोड़ा थोड़ा दीजिए, एक ही बार में मत डाल दीजिए सारा, ज्यादा पानी भी वेस्ट है, ठीक है, वो आपके जो ट्री है ना उसको गला देगा ज्यादा पानी देने से, ठीक है। तो ज्यादा पानी भी मत दीजिए, जिससे क्या होगा, सॉइल बहुत ही ज्यादा गल जाएगा और जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। जितना पानी चाहिए उतना पानी दीजिएगा। हम्म। तो ये है मैकेनिकल स्टिफनेस, वाटर प्रोवाइड टर्जिडिटी फॉर टिश्यू स्टिफनेस इन प्लांट। ये तो मैंने बता ही दिया है, रूट सिस्टम से टर्जिडिटी आगे है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अभी हम लोग को पता है कि रूट जो है क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रूट के पास भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना है, राइट। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है, तभी जो है हम लोग बोल सकते हैं कि रूट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक उसके पास नहीं है तो रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर स्मूथली, राइट। क्या है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक? पहला है सरफेस एरिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सरफेस एरिया में एक प्लांट है, आपने नाम सुना है क्या? बैल्सम। बैल्सम ट्री सुना है आपने? हाँ, सुना है। तो ये बैल्सम ट्री जो होता है, आप जब उसको अप्रूट करेंगे ना, जब आप उसको निकालोगे मिट्टी से, तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, रूटलेट्स होते हैं। रूटलेट्स मतलब, रूटलेट्स मतलब क्या होता है? ब्रांचेस रूट, राइट। एक सोच लो ऐसा रूट निकला हुआ है, ये सोच लो रूट है, इसमें भी क्या है, बहुत सारे ऐसे रूट निकल रखे हैं, फिर ब्रांच रूट, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं रूटलेट। फिर ये ब्रांच रूट के चारों तरफ क्या होता है, रूट हेयर होता है कि नहीं? तो जब हम एक बैल्सम ट्री को अप्रूट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ऐसे जो हैं जनरली रूटलेट्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फिर रूटलेट्स के भी रूट हेयर होते हैं। तो इसका जो है सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। रूट के जितने भी अंदर जितने भी चीज है उनका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। अगर अभी हम लोग वही रूट हेयर को जोड़ जोड़ के करें ना, हाँ, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ये H.J. डिटमर, ओके, H.J. डिटमर। उसने क्या किया था, बोटनिस्ट है वो, उसने जो है एक ऐसा प्लांट लिया था और प्लांट के सारे जो है रूट हेयर को निकाल दिया था उसने। और फिर सपोज रूट हेयर निकाला उसने ऐसा, एक रूट हेयर है, फिर दूसरा रूट हेयर को ऐसा जोड़ते गया वो, ठीक है, ऐसा जोड़ते गया। तो जोड़ते गया तो वो कितना किलोमीटर तक स्प्रेड कर दिया, 600 किलोमीटर तक, ओके, 600 किलोमीटर तक वो रूट हेयर को वो स्प्रेड करते गया, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है सरफेस एरिया है रूट हेयर का। आप देखनी ये आपके बुक में लिखा होगा, डू यू नो में, हाँ, H.J. डीटमर, उन्होंने वही किया है। कौन सा प्लांट लिया है कि प्लांट ऑफ राय, क्या, RYE, हाँ, राय प्लांट लेके उसने वो एक्सपेरिमेंट किया है सारे रूट हेयर। बहुत टाइम था उसके पास, हाँ, ये करने के लिए, तो उसने वो चीज किया। ऐसा रूट हेयर को जोड़ता गया, कितना तक चला गया, 600 किलोमीटर तक चला गया, मतलब जिंदगी भर वही किया है उसने। हम्म? तो दूसरा है सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन। सेल सैप क्या होता है, आप याद रखना, प्लांट सेल में आप जानते हो एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है ना, दैट इज अ डिफरेंस पॉइंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बोथ हैव वैक्यूल्स बट प्लांट हैव लार्ज साइज्ड वैक्यूल एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो ये जो वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल सैप, ठीक है।
तो जब सेल सैप का कंसंट्रेशन जो अंदर जो है, सेल के अंदर जो है, सेल सैप भी वही है, वाटर कंसंट्रेशन बोल सकते हो, लिक्विड कंसंट्रेशन। तो जब ये अंदर का लिक्विड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, इस सेल के बाहर जो आपका सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन है और जो अंदर है, ये सोच लीजिए प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल में सेल सैप का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, सराउंडिंग का कंसंट्रेशन। तब आप बोल सकते हो कि रूट बहुत अच्छे से चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा है ना कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन क्या करेगा, खींचेगा बाहर से चीजों को, तो वो खींच पाता है। तो सेल सैप कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सेल सैप कंसंट्रेशन, तभी वो चीजों को क्या कर पाएगा, खींच पाएगा। और तीसरा क्या है, लेयर्स ऑफ रूट हेयर, ठीक है, लेयर्स आपको पता है रूट हेयर के दो लेयर्स होते हैं, एक तो है आपका सेल वॉल, ठीक है, और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, ये दो लेयर है रूट हेयर के, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है बहुत ही क्या होना चाहिए, थीन होना चाहिए, ओके, और परमिएबल होना चाहिए, ठीक है, परमिएबल का मतलब which allow water molecule to pass in and out the cell very smoothly, ठीक है, चीजों को जाने भी देता है, चीजों को निकलने भी देता है, उस जैसे चीजों को हम लोग बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इससे जो सेल वॉल के कंपैरिजन से भी थीन होना चाहिए, वेरी थीन मतलब, ठीक है, अगर सेल वॉल आपका थीन है तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा थीन होना चाहिए, वेरी थीन, एंड सेल मेम्ब्रेन शुड बी सेमी परमिएबल। व्हाट इज सेमी परमिएबल, which allow only some of the substances to pass through the membrane, right, सेमी परमिएबल उसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एक सेलोपेन पेपर वो होता है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेलोपेन पेपर, ठीक है। एक आपका एग मेम्ब्रेन, ओके, एग मेम्ब्रेन भी जो है कुछ चीजें जाने देता है, कुछ चीजें नहीं जाने देता, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है क्या है, आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बहुत बार सवाल आता है कि परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आप याद रखना सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजें सिलेक्टिवली, कुछ चीजें जो है वो अंदर बाहर जाने देता है, और परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब वो सब चीज वो अलाउ करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्लियर। तो ये है आपका लेयर्स ऑफ रूट हेयर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। और रूट हेयर के अंदर एक ताकत रहता है, क्या ताकत है वो, खुद से ग्रो करने का, ठीक है, इट हैज एक्सटेंसिवली अ पावर ऑफ ग्रोइंग इटसेल्फ। रूट हेयर अपने से ही बहुत जल्दी, बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं रूट हेयर, ओके, तो वो कारण के लिए भी जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर। तो ये तीन जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सरफेस एरिया, सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन और लेयर ऑफ रूट हेयर्स। समझ में आया ये? ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं है तो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे रूट्स, क्लियर। थ्योरी चीज नहीं है वो, थोड़ा समझना वाला चीज है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज रट दूं तो हो जाएगा, है? समझ जाने से नहीं रटना पड़ेगा। अभी यूजेस ऑफ मिनरल, ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। यूजेस ऑफ मिनरल, nutrients such as calcium and potassium are absorbed from the soil by root and are used for growth and synthesis. We know that there are different kinds of mineral and we use this, okay, plant use such mineral for their growth and synthesis, for their metabolism मतलब change, okay। तो चीजों को चेंज करने के लिए उनका जो है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की वजह से चीजें क्या होते हैं, चेंज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वैसे प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, और वही जो है एक्सेलरेट करते हैं क्या, चेंज इन देयर शेप एंड साइज। तो वही चीज है
न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अभी आप खा रहे हो पी रहे हो, इसके वजह से आप बड़े होते जा रहे हो, राइट? नहीं तो जब जन्म हुए तो क्या हो, एक डलिया में आ गए थे आप। अभी आ सकते हो क्या एक डलिया में? हैं? नर्स आपको एक डलिया में लेके आ गई थी, ट्रे में, जब आप जन्म लिए थे। अब ला सकते हो क्या ट्रे में? ट्रे में आपका हाथ भी नहीं आएगा। ओके, आपका आना तो दूर का बात है, हैं? तो ये किस वजह से आप इतने बड़े होते जा रहे हो? सुबह शाम खा रहे हो पी रहे हो, हैं? इसके वजह से जो है ग्रोथ हो रहा है आपका। तो प्लांट को भी वैसे ही कैल्शियम पोटेशियम चाहिए होता है। वैसे तो प्लांट रिक्वायर्ड 16 एलिमेंट्स, ठीक है, 16 जो है एलिमेंट्स चाहिए होता है प्लांट को। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या जो है प्लांट को चाहिए। पहला है क्या? जिंक। जिंक क्यों चाहिए प्लांट को? लीफ फॉर्मेशन। अगर जिंक ना हो हमारे, सॉरी हमारे बोल रहा हूँ, जिंक ना हो प्लांट में तो फॉर्मेशन ऑफ लीफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको लीफ मतलब फॉर्मेशन होना है प्लांट में, और प्लांट का और ग्रोथ होना है, तो जिंक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लीफ फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प्स इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। आपको पता है कितना जरूरी है क्लोरोफिल? ग्रीन पिगमेंट होता है ना, हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो खाना नहीं बना पाएगा, खाना वो नहीं बना पाएगा तो आप खा नहीं पाओगे, ठीक। तो बहुत कुछ ऐसे निर्भर करता है। तो उसके लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। फिर कैल्शियम क्यों चाहिए? कैल्शियम चाहिए सेल मेम्ब्रेन के सेमी परमिएबिलिटी प्रोसेस को इंटैक्ट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। सेल मेम्ब्रेन को मैंने बोल ही रखा है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? सेमी परमिएबल होते हैं, जो अलाउ करते हैं कुछ चीजों को अंदर और कुछ चीजों को नहीं करते। छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलाउ कर देते हैं और बाकी लोग, बाकी को क्या करते हैं? नहीं करते हैं अलाउ। तो कैल्शियम वही चीज करता है, वो मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन रखता है सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमेबिलिटी को। और फिर चौथा है आपका पोटेशियम। पोटेशियम इट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये तो आपने क्लास 8 9 में पढ़ा ही होगा, गार्ड सेल्स के वजह से जो है क्या होते हैं, स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है ना। तो वो पोटेशियम का जरूरी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी जो है चीजें हो पाएंगे। एक और भी है पोटेशियम का यूज, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखना, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। पोटेशियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ प्लांट, ठीक है। लिख रहे हो ना सब लोग? मैं देखूंगा आज जाते समय, आप जब जाओगे 4:30 बजे, ठीक है, आई एल सी, 5:30 बजे, ठीक है, आई एल सी एंड लीव। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर खोल दूंगा और आपको लिखना होगा फिर से, ठीक है, फिर जाना होगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और फिर फिफ्थ में है क्या? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वैसे इसका कोई प्राइम रीजन नहीं है, ठीक है, वो बस एक सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है फॉस्फोरस। नहीं होने से क्या होगा? वही ग्रोथ पे प्रॉब्लम होगा, ओके, स्मूथली जो चीजें हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको थोड़ा जो है ध्यान देना है। ये सारे 5 एलिमेंट्स के एटलीस्ट आपको फंक्शंस याद रखने, ठीक है, क्लियर। जिंक के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, पोटेशियम और फॉस्फोरस बहुत जरूरी होता है और बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है। रूट को ये 5 चीज चाहिए ही है। वैसे तो 16 एलिमेंट्स चाहिए, ये 5 ज्यादा जरूरी है रूट को, ठीक है। समझ में आया यूज ऑफ मिनरल्स? नेक्स्ट, अब ये चैप्टर में 50% ये 5 चीज का है, 50 to 60%, ओके, 50 to 60% आपका सिलेबस यही है। इम्बाइवेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, ओके। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ये 3 चीजें कंप्लीट करने का, ठीक है। फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट और टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये कंप्लीट करने का सोचते हैं, इम्बाइवेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो पहला जो है इम्बाइबेशन क्या होता है? पहला imbibition is the process of water absorption by hydrophilic substance which may be living or dead. imbibition का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, कहां से? एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस से। अब ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या होता है? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? स्वेल्स अप हो जाते हैं। आपने विंटर सीजन में देखा होगा या कहीं पर भी पानी में आपने देखा होगा, वुडन डोर को आप कंटिन्यूअसली पानी में थोड़ा जो है कांटेक्ट में रहेगा सपोज, तो वुडन डोर क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वहीं पर वही चीज आप देख रहे हो, इम्बाइबिंग प्रेशर के वजह से वो क्या होते हैं? फूल जाते हैं, स्वेल्स अप हो जाते हैं, ठीक है। तो वही रीजन है, वुडन डोर हुआ या फिर शुगर, सॉल्ट, ये सब भी जो है पानी के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जाते हैं? स्वेल्स अप हो जाते हैं कि नहीं? चीनी का भी देखना, जो बड़े बड़े चीनी हो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए तो वो चीनी क्या हो जाता है? थोड़ा स्वेल्स अप हो जाता है। ओके, वो चीज देखना थोड़ा है। तो पूरा पानी, ज्यादा पानी डाल दोगे तो वो तो घुल जाएगा, ओके, वो फिर अलग हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सब्सटेंस आर सेलुलोज एंड प्रोटीन, जो ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का बारे में बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है, वो क्या होता है? सेलुलोज होता है एंड प्रोटीन्स, ओके, दैट हैव ग्रेट एफिनिटी टू वाटर। सेलुलोज एंड प्रोटीन्स का क्या होता है? एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पानी के प्रति। एंड ड्यू टू imbibitional pressure seed coat rupture in case of germinating seed। आप ये चीज भी देखे हो, जब सीड जो है जर्मिनेट होता है तो उसके बाहर के छिलके निकल जाते हैं, सीड कोट, ओके, वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? पानी कलेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो सीड कोट को तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं वो पानी, इसलिए सीड कोट क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। तो वही प्रेशर है इसके अंदर, जो सीड कोट के अंदर क्या होता है? ये प्रेशर डेवलप हो जाने के कारण, ठीक है, ये प्रेशर डेवलप हो जाने के कारण सीड कोट रप्चर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये रीजन है इम्बाइबेशन का, ओके, यही चीज है, पानी एब्जॉर्ब करना थ्रू क्या? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। और आपको पता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या होते हैं? और ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, वहां से वो पानी कलेक्ट करते हैं। और खास करके वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते कौन है? सेलुलोज एंड प्रोटीन, ठीक है। दे हैव ग्रेट एफिनिटी टू वाटर। एफिनिटी का मतलब क्या? उनका झुकाव ज्यादा होता है पानी के तरफ, ठीक है, जहां पानी मिल जाए वहां वो चले जाते हैं। जैसे आपको दोस्त मिल जाने से और क्या चाहिए आपको, हैं? और दोस्त तो ठीक है, और अगर कोई मिल जाए तो फिर आपको और कौन रोक सकता है? आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाते हैं। तो यही है इम्बाइबेशन। नेक्स्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट हो सकते हैं, या फिर गैस हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। और जिसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है? बोल नहीं सकते, कभी सॉल्यूट का भी हो सकता है, कभी सॉल्वेंट का भी हो सकता है, कंसंट्रेशन ज्यादा। लेकिन हाँ, इतना बोल सकते हैं कि सॉल्यूट को हम किसमें मिलाते हैं? सॉल्वेंट में, ठीक है। अभी जैसे हम लोग, मैं बात किया ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर मतलब पता है आपको? नमक पानी, ठीक है, ब्राइन वाटर मतलब नमक पानी, ठीक है। तो नमक पानी में नमक क्या है? सॉल्यूट। और पानी क्या है? सॉल्वेंट। हम्म आपने नाइन्थ में पढ़ा ही है, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वही सब है, सॉल्यूशन से ही लेना देना है वो सबका। तो वही है, ब्राइन वाटर में आपका सॉल्ट जो है क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और
वाटर जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन हो, सॉरी सॉल्वेंट हो। ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, ब्राइन वाटर, एंड दैट इज सोल्यूशन। Now the rate of diffusion of molecules proportional to their kinetic energy, size and density of the medium. मीडियम का जो भी है, ठीक है, मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी, उसके साइज, वो सब जो है डिपेंड करते हैं, ये सब में कौन डिपेंड करता है, डिफ्यूजन। कितना बड़ा साइज है, कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा एनर्जी है, उतना जल्दी जो है वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ये वाला, हाँ, ये सोच लीजिए क्या बोल सकते हो आप, ये कुछ ऐसा चीज है, ओके, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट है, हम्म, तो वो अगर मैंने ऐसे डाल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कुछ समय ए में देखिए वो स्टार्ट किया है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, डिफ्यूजन स्टार्टेड, ओके। इन बी में क्या हुआ है, वो टू द मिडिल स्टेज में वो जा चुका है, वो कुछ ही बस इलाका और बचा हुआ है जहां पर वो अपना पावर नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, बाकी सब जगह तो उसने अप्लाई कर लिया अपना पावर, कुछ ऐसे जगह है जहां पर वो अपना नहीं रख पा रहा है सिक्योरिटी। और सी में देखिए पूरा कब्जा कर लिया, मुगल बन गया है वो, नहीं, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया है, पूरा जो है कब्जा कर लिया है, हाँ? तो ये जो है, इससे हम लोग को एक चीज पता चला, क्या, कि वो हमेशा से उनका चाहत रहता है कि हम कहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर भी पहुंचे और पूरा इलाका को हमारा कर दे, राइट। उनका वही जो है क्या होता है, मेन मोटिव रहता है। एट लास्ट वो क्या करते हैं, पूरा जो है अपने इलाका को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जैसे कि शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, ठीक, वो आप देखिएगा कुछ समय बाद वो पूरा ही जो है सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। फिर जो है आप देखोगे क्या, शुगर और सॉल्ट को देखते होगा 5 मिनट बाद अगर आप देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे, वो कंप्लीटली आपका मिक्सचर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब पता है आपको, विच यू कैन नॉट सेपरेट, राइट। हाँ, आप फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, फिर हाँ अगर आप इवेपोरेट करते हो तो चीजें हो जाएंगे सेपरेट, वैसे होमोजीनियस मिक्सचर को आप फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। हम्म, तो वही रीजन है यहाँ पर भी। और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस तो हम बहुत ज्यादा फास्ट भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो डिफ्यूजन कितना जल्दी हम लोग कर सके, क्या करने से होगा, स्टीयरिंग। ओके, स्टीयरिंग अगर हम लोग करते हैं, हम आपको एक चम्मच दे दूं, ठीक है, और चम्मच में जब आप ग्लूकोज पीते हो, तो आप क्या करते हो, जो ग्लूकोज पाउडर डालते हो तुरंत जो है चम्मच से स्टीर कर देते हो ना, इससे क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज पाउडर है वो बहुत जल्दी ही जो है घुल जाता है पानी में। और अगर आप वैसा नहीं करते हो, आप देखते हो आपके पास समय तो बहुत ही है, आप क्या कर रहे हो, बैठ के देख रहे हो कि कब जो है ग्लूकोज सारा सॉल्युबल होगा पानी में, तब पीऊंगा, ठीक है, वैसे कर सकते हो, समय बहुत है ना। तो वही चीज है, अगर आपको फास्ट करना है अपना डिफ्यूजन प्रोसेस तो यूज अ स्पून एंड स्टीर, तो डिफ्यूजन फास्टर हो सकते हैं। ये समझ में है आपको डिफ्यूजन। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। The diffusion of water molecule from its region of higher concentration to region of lower concentration through a semi permeable membrane, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अब वो भी यही चीज बोल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का ही ट्रांसफर होना, मूवमेंट होना हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, तो डिफ्यूजन भी तो वही चीज बोल रहा था, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होना। तो फिर फर्क क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, क्या, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारे डिफ्यूजन में नहीं देखने को मिल रहा था, राइट। और एक और जबरदस्ती अगर हम लोग डिफरेंस पॉइंट बनाए तो भी बन सकता है, डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो है क्या हो रहा था, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा, या फिर सॉल्वेंट एंड वाटर बोल सकते हो, ठीक है, सॉल्वेंट एंड वाटर।
ये दोनों का ही मूवमेंट होगा, ठीक है, किसमें, ऑस्मोसिस में। लेकिन डिफ्यूजन में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों जो है मूवमेंट दिखा सकते हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट ही जो है मूवमेंट दिखा सकते हैं, या फिर वाटर स्पेसिफिकली। तो ये दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, डेफिनेशन ही डिफरेंस पॉइंट बन जाएगा। और मैं आपको बताया हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एग्जाम्पल आपको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, वो सब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। क्लियर। So with reference to cell, osmosis are of two types. What are those two types of osmosis? End osmosis और एक्स osmosis. ठीक है, तो एंड osmosis का मतलब याद रखना क्या होता है, इनवर्ड, ठीक है, और एक्स osmosis का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक है, याद रखना। तो इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज एंड osmosis, एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज एक्स osmosis. एंड osmosis में पानी अंदर जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अंदर जाएंगे, तो चीजें अगर अंदर जा रहे हैं तो सेल क्या होगा, बल्ज आउट होगा, स्वेल्स होगा, स्वेल्स अप। हियर सेल्स स्वेल्स, ये भी आप लिखते रहिएगा, ठीक है, हियर सेल जो है स्वेल्स अप, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा है, भर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस मतलब क्या है, आउटवर्ड, यहाँ पर पानी जो है क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है, पानी निकल जा रहा है, पानी निकल जाने की वजह से सेल क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक। ओके, हियर दिस सेल श्रिंक। तो ये दोनों प्रोसेस जो है, मतलब दो टाइप के क्या बोल सकते हो आप, ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। हियर दिस सेल श्रिंक, ओके, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। समझ में आया दोनों प्रकार का ऑस्मोसिस, टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट चले, ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट है आपका। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज चाहिए, पहले तो आपके apparatus रिक्वायर्ड आप बोलोगे, ठीक है, क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड है आपको, क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड है, क्लैम स्टैंड, फिर आपके थिसल फनल, फिर आपका बीकर एक चाहिए होगा, ठीक है, फिर आपका एक जो है साइड नीचे की तरफ आपने क्या लगाया हुआ है, एक सेलो पेन पेपर, ठीक है, वो जो है आपको चाहिए होगा, फिर थोड़ा शुगर सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, और पानी, वो apparatus में तो नहीं आएगा, मटेरियल नीडेड में आएगा, ठीक है। apparatus में क्या क्या आ रहा है, क्लेम स्टैंड, दूसरा क्या है, फिसल फनल, तीसरा है आपका बीकर, बस इतना। और फिर मटेरियल रिक्वायर्ड में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा एक्ट करने वाला क्या चाहिए, सेलो पेन पेपर, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके। और दूसरा क्या चाहिए, शुगर सोल्यूशन, और तीसरा तीसरा चाहिए आपको वाटर सोल्यूशन। ये आपके मटेरियल रिक्वायर्ड है। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो सेलोपेन पेपर है, वो आपके जो थिसल फनल के माउथ है उस पे आपको क्या करना है, पूरा लगा देना है अच्छे से, ठीक है, पूरा कवर कर देना है आपके थिसल फनल के माउथ को। और फिर आपको क्या करना है, थिसल फनल को उल्टा देना है, ठीक है, ये थिसल फनल को उल्टा दिया गया है, वो इधर होता है ना बाबा,
उसको उल्टा दिया गया है और फिर उसको हम लोग डुबा देंगे क्या, पानी के सोल्यूशन में। वैसे ही जो है उसने डुबा दिया है। तो आप देखिए स्टार्टिंग में ये जो शुगर है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो है शुगर है। वो जो है शुगर का क्या इनिशियल स्टेज है, हमने यहाँ तक जो है क्या किया, भरा है। ठीक है, शुगर भरा है। फिर जैसे ही अगर हम लोग उसको उल्टा करके पानी में डुबा दे रहे हैं, तो वो सेलोपेन पेपर क्या कर रहा है, वो शुगर को तो जो है पानी से मिलने नहीं दे रहा है, लेकिन पानी को क्या ले ले रहा है, अपने से शुगर को मिलाने के लिए ले जा रहा है। राइट, शुगर को मिलने नहीं दे रहा है पानी से, राइट, लेकिन पानी को अलाउ कर रहा है। राइट, मतलब इसके लिए वो बोला जाता है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट्स नॉट अलाउइंग द शुगर मॉलिक्यूल बट इट अलाउइंग द वाटर मॉलिक्यूल टू रेज अपवर्ड। राइट, तो वैसा चीज हो रहा है, इसके कारण पानी चले जा रहा है अंदर। और अगर पानी अंदर चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो शुगर का सोल्यूशन का जो इनिशियल स्टेज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा ना। हाँ, क्योंकि पानी की वजह से वो देखिए इसका फाइनल लेवल हो गया, मतलब बढ़ गया इतना। ये जो है आपका क्या होगा, लेवल राइज हो जा रहा है। किसके वजह से, ये सेलोपेन पेपर के अलाउ करने की वजह से वो क्या कर रहा है, पानी को अलाउ कर दे रहा है। तो इससे हम लोग को पता चला ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ करके। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या बोलता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन कैसे पता चला, यहां पर देखिए शुगर सोल्यूशन बहुत कम है और पानी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पानी ही जाएगा ना, शुगर तो नहीं जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से क्या बोला है, लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी जो है वो क्या कर रहा है, शुगर से मिलने जा रहा है, ना कि शुगर आ रहा है पानी से मिलने, क्योंकि शुगर का कंसंट्रेशन तो काफी कम है ना। तो वो क्या कर रहा है, पानी जो है जा रहा है शुगर से मिलने और शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है उसको राइज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका लेवल राइज देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपने जो है अपैरेटस लिख लिया, और आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या जो है प्रूफ करना चाह रहे हो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को आप प्रूफ करना चाह रहे हो, इसके लिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेरिमेंट करने का, टू प्रूव ऑस्मोसिस। और ये आपके अपैरेटस रिक्वायर्ड है, ये आपके मटेरियल रिक्वायर्ड है, और फिर आपके ऑब्जर्वेशन और जो है प्रोसीजर तो मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से आपको चीजें को करना है। राइट, ये आपके प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन होंगे। और कंक्लूजन क्या है, ये तीन चीज आपके कंक्लूजन है। वाटर फ्रॉम द बीकर हैज पास थ्रू द सेलोपेन पेपर टू एंटर द थिसल फनल। हम लोग को एक चीज देखने को मिला कि वाटर तो अपना जगह छोड़ के गया, पानी कहाँ गया है, थिसल फनल, मतलब सेलोपेन पेपर से होते हुए थिसल फनल पे एंटर किया है। वो एक चीज हम लोग को देखने को मिला। हाँ, गया तो है, तभी तो जो है शुगर का सोल्यूशन क्या हुआ है, बढ़ा है, नहीं तो अपने अपने तो नहीं बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। दूसरा क्या है, शुगर हैज नॉट पास फ्रॉम द सिसल फनल टू बीकर। सेलोपेन पेपर तो अलाउ ही नहीं करेगा शुगर, क्योंकि शुगर जो है बहुत ही क्या है, लार्ज पार्टिकल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है। तो शुगर जो है वो पानी से मिल नहीं रहा है, शुगर को अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन पानी को वो अलाउ कर रहा है। तो इससे हम लोग को प्रूव हुआ कि सेलोपेन पेपर भी जो है वो क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और तीसरा कंक्लूजन क्या है, सेलोपेन पेपर एक्ट एज सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे वही जाहिर होता है कि सेलोपेन पेपर जो है वो क्या है, सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली, मतलब वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है करके, जो पानी को अलाउ कर रहा है लेकिन शुगर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये तो हमने क्या किया, एक सेलोपेन पेपर को लिया। अगर वही सेलोपेन पेपर नहीं यूज करके अगर मैं रबर शीट यूज करता तो, या फिर अगर मैं मुस्लिन क्लोथ यूज करता तो, मुस्लिन क्लोथ एक अलग प्रकार का क्लोथ होता है, ठीक है, सिल्क बहुत फेमस है मुस्लिन सिल्क। ओके, खास करके मुस्लिम लोग जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, मुस्लिम सिल्क। तो अगर हम लोग रबर शीट यूज करते हैं तो क्या होगा, रबर शीट यूज करेंगे तो वो ना ही जो है पानी को जाने देगा और ना ही जो है शुगर को आने देगा, क्योंकि रबर शीट जो है वो क्या है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल तो चीजें होगा ही नहीं।
ठीक है, आपके शुगर सोल्यूशंस का राइज होगा ही नहीं, लेवल राइज होगा ही नहीं अगर हम लोग क्या यूज करते हैं, रबर शीट अगर हम लोग यूज करते हैं। और अगर हम लोग मुस्लिन क्लोथ यूज करते हैं तो मुस्लिन क्लोथ्स में क्या होता है, पोर्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, पोर्स आर लार्जर। तो पानी को तो अलाउ करते हैं, साथ साथ कुछ जो है शुगर मॉलिक्यूल भी छिंगल जाएंगे, हैं, वो पोर्स से, तो मुश्किल हो जाएगा, हैं। मुस्लिन क्लोथ में वही दिक्कत होता है, दोनों तरफ हम लोग को एक जगह रोकना है बाबा, हैं, रोक नहीं पाता है, वो जो है शुगर भी जो है निकल आएगा, पानी तो जा ही रहा है, शुगर भी निकल आएगा, तो सब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हैं। तो अगर आप रबर शीट यूज करते हो तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और मुस्लिम क्लोथ अगर देखना है तो जो देखना चाहते हो उससे ज्यादा देखने को मिल जाएगा आपको, है। तो वही जो है रीजन है, ठीक है, दे शुड नॉट यूज्ड एज अ बैरियर। ओके, फिर आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखिए देखिए सुनिए, फिर आप उसका डेफिनेशन लिखिएगा। अब हम लोग को ऑस्मोसिस तो हो चुका है, हाँ, ऑस्मोसिस से हमारा जो है लेवल राइज हुआ, हाँ, सोच लीजिए हमारा इनिशियल राइज हुआ, ये हम लोग का क्या है, फाइनल लेवल है, तो हम लोग का लेवल जो है राइज हुआ। लेकिन अब हम लोग नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे, ठीक है, लेवल राइज नहीं होने देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक पिस्टन डाल देंगे, पिस्टन, क्योंकि ये जो है एक पिस्टन है, पिस्टन हम लोग डाल देंगे, ठीक है, पिस्टन डाल देने से वो यहाँ पर फिक्स हो गया ये पिस्टन, हाँ। अब ये जो है अगर वो अलाउ करता भी है ना सेलोपेन पेपर, तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा, पिस्टन यहाँ रोक दिया है, मतलब इसका लेवल और होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, मतलब, ठीक है। अगर यहाँ पर अंदर से जा भी रहा है, वाटर जा भी रहे हैं अंदर, ओके, सेलोपेन पेपर के थ्रू अगर पानी जा रहे हैं, तो पानी जाएगा तो ऑब्वियसली शुगर का सोल्यूशन क्या होगा, राइज होगा, लेकिन वो होना ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर से क्या डाल दिया है, एक पिस्टन डाल दिया है, वो क्या चीजों को क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करना है हमें, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करोगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर देना होगा, तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर किसके थ्रू दे रहे हैं, एक पिस्टन डाल के, हैवी वेट पिस्टन डाल के, ठीक है। द मैकेनिज्म और प्रेशर डेवलप्ड इन अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बिटवीन टू सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज द शुगर सॉल्यूशन एंड द वाटर सॉल्यूशन व्हेन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब हम दो सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं, ठीक है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस होगा, लेकिन तब भी अगर हम लोग को रोकना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करके भी हम लोग को ऑस्मोसिस रोकना है, तो फिर हम लोग को ऊपर से क्या करना पड़ेगा, थिसल फनल में एक पिस्टन डालना होगा, पिस्टन डालने के वजह से वो राइज होगा ही नहीं, होगा क्या राइज, नहीं होगा, इसके वजह से हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी, अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी अगर यूज कर रहे हैं तब भी हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो वही मिनिमम प्रेशर जो चाहिए होता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। द मिनिमम प्रेशर, आपको कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है, अगर आप समझे हो अच्छे से तो आप खुद से बना सकते हो डेफिनेशन, तो वही है, द मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है, राइट। तो अभी हम लोग ये चीज को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टॉनिसिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, टॉनिसिटी क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है, दिस आर द थ्री स्टेजेस ऑफ टॉनिसिटी, ठीक है, एंड देन विल गो टू वॉल प्रेशर, टारगर प्रेशर, रूट प्रेशर, हाँ, एसेंट ऑफ सैप एंड व्हाट आर द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एसेंट ऑफ सैप, और दो लेक्चर होने से वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये चैप्टर। तो फॉर एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच।